बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटरेचर ऑनलाइन में खुशामदीद। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर फर्स्ट, पहला लेक्चर है पोएटिक्स पे। ये पोएटिक एक बुक है जो कि अरिस्टोटल ने लिखी है और इसको जो लिटरेचर की एक बीज के तौर पर समझा जाता है। सेमिनल वर्क है, मतलब कि ओरिजिनेटिव ये है, सारा ओरिजिन है ये असल पोएट्री का, या आप उसको कह सकते हैं कि जो ट्रेजेडी है या उसका जो एक बुनियाद है ये वो है। और इसकी बहुत अहमियत है, बहुत अहम वर्क समझा जाता है और मेरे ख्याल में कि इसके पाए का कोई और वर्क आज तक क्रिएट नहीं हुआ। आज तक जितने भी लिटरेचर है या जितनी भी पोइट्री हो गई, ड्रामा हो गया, ट्रेजेडीज हो गई, वो इसी पे बेस करती हैं। और कुछ ना कुछ जो नए मसलन आए क्रिटिक्स, उन्होंने इसके अंदर चेंजेस किए हैं, लेकिन असल बुनियाद जो है, जो असल बुनियादें हैं वो अरिस्टोटल ने रखी हैं इसकी। तो हम कोशिश करते हैं कि आज जो है आपको पोएटिक के बारे में एक ओवरव्यू देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। अरिस्टोटल को तो मेरे ख्याल में कौन है जो नहीं जानता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इधर आज के लेक्चर में पोएटिक्स जो है उनकी बुक है उसके बारे में आपको बताएं, और ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद अगले लेक्चर जो मज़ीद फर्दर जो प्रोसीडिंग लेक्चर होंगे उनमें हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन जो एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के उनको स्टडी करें। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। तो एरिस्टोटल्स Poetic is a seminal work of literary criticism that had a lasting impact on Western thought. ये सेमिनल वर्क होता है जो जो आप बीज लगाते हैं किसी भी पौधे का, तो उसके ऊपर पूरा बीज का जो पौधा है वो लगता है। लेकिन अगर बीज ना हो, वैसे तो बीज की कोई मसलन वैल्यू नज़र नहीं आती ज़ाहरी उसमें किसी भी प्लांट की, लेकिन बीज के बग़ैर प्लांट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी तरह अभी हमें नज़र नहीं आता, ठीक है, हम आजकल जो भी लिटरेचर का वर्क हुआ है, लेकिन उसकी बुनियाद किसने रखी है? अरिस्टोटल ने पोएटिक्स की फॉर्म में। तो वो कहता है कि वेस्टर्न जो थाट है ना, उसके ऊपर जो लिटरेरी लोग हैं, जो लिटरेरी जो थाट है उसके ऊपर बड़ा इम्पेक्ट है इसका। रिटन इन 4th सेंचुरी BC, ये चौथी सदी कबल मसीह में लिखी गई। इट इज़ अ ट्रेटिस ऑन पोएट्री एंड ड्रामा, और ये ख़जाना है पोएट्री और ड्रामे के लिए, विद पर्टिकुलर फोकस ऑन ट्रेजेडी। और इसका मेन फोकस जो था वो ट्रेजेडी था। ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और उन एलिमेंट्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किया गया है। द वर्क इज़ डिवाइडेड इंटू 26 चैप्टर। इसके 26 चैप्टर हैं, ईच ऑफ विच डिस्कस अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा। और इसका जो है एक हर चैप्टर जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट को जो है कवर करता है, उसके बारे में डिटेल्स हैं, उसके बारे में सारा कुछ इसने दिया है और कोई एस्पेक्ट इसका छोड़ा नहीं है उन्होंने। इन द फर्स्ट चैप्टर एरिस्टोटल डिफाइन पोएट्री एज इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। पहला जो चैप्टर है वो इमिटेशन के ऊपर है। एक्शन की इमिटेशन कैसे की जाती है कि आपने एक रियल जो वाक़या है, रियल इवेंट है, उसको आपने इमिटेट करके स्टेज के ऊपर किस तरह पेश करना है कि ऑडियंस को लगे कि बिल्कुल ऑडियंस ये फील करें कि ये वाक़या अभी हो रहा है। And argues that it is more philosophical and serious art form than history. अरिस्टोटल कहता है कि ये जो है ना, वो इस बारे में दलाल देता है कि जो ट्रेजेडी है ये हिस्ट्री से ज़्यादा सीरियस है और फिलोसफिकल है, मतलब कि इसके अंदर जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो ज़्यादा होती है। मतलब कि लोगों को गाइड करने में हिस्ट्री इतना ज़्यादा
ये लोगों के अंदर चेंज नहीं लाती जितनी कि ट्रेजेडी लाती है। उनके अंदर चेंज लाती है और उनको किसी भी बड़े डिज़ास्टर्स इवेंट से बचाती है। He then goes on to discuss the different kind of poetry including epic poetry, lyric poetry and tragedy। और इसके अलावा फर्दर अरिस्टोटल जो है इस बुक के अंदर पोइट्री की डिफरेंट काइंड बताते हैं, एपिक पोइट्री बताते हैं, लिरिक पोइट्री जो म्यूज़िक वाली पोइट्री होती है, और ट्रेजेडी जो ड्रामा होता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। द सेकंड चैप्टर ऑफ पोएटिक फोकसेस ऑन द नेचर ऑफ ट्रेजेडी। ये नेचर ऑफ ट्रेजेडी को डिस्कस करता है दूसरा चैप्टर। एरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड सर्टन मैग्नीट्यूड। किस किस्म के जो इवेंट हैं, इवेंट्स जो है ना जिनको किसकी कमी, इमिटेशन ऐसे वाक़े की होनी चाहिए जो सीरियस भी हो, कंप्लीट हो और उसका एक ख़ास मैग्नीट्यूड हो, उसका एक ख़ास प्लॉट की लेंथ और उसका एक ख़ास वो मैग्नीट्यूड कहते हैं कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा खासा होना चाहिए। He argues that tragedy should be written in verse rather than prose and that it should be performed rather than read। बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि जो ट्रेजेडी है ना उसकी पहली शर्त यही है कि वो वर्स की सूरत में, बंद की सूरत में लिखी जानी चाहिए। हालांकि आजकल तो जितनी भी ट्रेजेडीज़ हैं वो तो प्रोज में लिखी जाती हैं, लेकिन जो अरिस्टोटल का टाइम था उस टाइम ट्रेजेडी जो थी वो शायरी की सूरत में लिखी जाती थी। ट्रेजेडी ड्रामा, मतलब ड्रामा शायर के जो इसके डायलॉग्स होते थे वो शेर की सूरत में होते थे और वर्सेस होती थी और उनका भी मीटर होता था, उसके अंदर भी राइम का भी ख्याल रखा जाता था और राइम से ज़्यादा मीटर जो था उसका बहुत ख्याल रखा जाता था। उसका स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल जो होते हैं, जिस तरह के आयम्बिक पेंटामीटर और इस तरह के जो मुख्तलिफ मीटर्स हैं वो उसके अंदर यूज़ किए जाते थे, बल्कि बजाय इसके कि प्रोज़ में हो, नसर में जो होती है आम स्टेटमेंट उसको नसर कहते हैं। दैट इट शुड बी परफॉर्म रदन। और दूसरी बात ये कि इसको नरेट नहीं किया जाता। अगर इसकी नरेशन हो तो वो फिर ट्रेजेडी नहीं होती। ट्रेजेडी को परफॉर्म करके दिखाया जाता है। कोई भी अगर वाक़या है उसको आपने आपने इमिटेशन करनी है तो इमिटेशन आप एक्शन की सूरत में करेंगे, ना कि आप उसको बयान करेंगे जिस तरह नरेशन लोग करते हैं। नरेशन नहीं होती इसकी, बल्कि ये परफॉर्म की जाती है। द थर्ड चैप्टर ऑफ पोएटिक डिस्कसेस द एलिमेंट्स ऑफ गुड ट्रेजेडी। और जो तीसरा चैप्टर है पोएटिक का वो एक गुड ट्रेजेडी के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करता है और उसके वन बाय वन उनके ऊपर जो है ना सही डिस्कशन है उसके अंदर। अरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ प्लॉट। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो उसकी स्पिरिट है ट्रेजेडी की, वो उसका प्लॉट है, विच ही डिफाइन एज अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स। प्लॉट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट है। अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट जो है उसको प्लॉट कहते हैं। He also discusses importance of character, thought, diction, melody and spectacle। और उसके साथ साथ वो कैरेक्टर और जो थाट क्या होती है, थाट ये होती है कि जो आपकी ट्रेजेडी का थीम है ना, जो आप कन्वे करना चाहते हैं ऑडियंस पे, जो आप दिखाना चाहते हैं, जो आपका मकसद है कि ट्रेजेडी क्यों दिखा रहे हैं, कि लोगों के अंदर इस बारे में ये एक ईविल है या कोई भी मसला है तो उसके बारे में उसके बुरे अच्छे एस्पेक्ट्स को दिखाना, वो है थाट असल जो पे मेन एम होता है कि यार ये मैंने मैसेज कन्वे करना है सोसाइटी पे। जब जिस सोसाइटी की तरफ मैंने कन्वे करना है मैसेज, उस मैसेज को आप फिर स्टोरी बनाते हैं और स्टोरी को आप परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर, तो उसके बाद वो आपका मैसेज चला जाता है। वो मैसेज जो है वो थाट होता है। डिक्शन क्या होता है? डिक्शन जो आपके डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स के अंदर जो वर्ड्स हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, जो वोकेबुलरी है, जो आप वर्ड यूज़ करते हैं, अल्फाज का चुनाव करते हैं, उसको डिक्शन कहते हैं। मेलोडी, मेलोडी जो भी आप जब आपकी परफॉर्मेंस हो रही होती है स्टेज पे तो उसके साथ जो म्यूज़िक होता है जो उसको कोरिलेट करता है और इसके साथ साथ वो एक ख़ास किस्म का माहौल जब बनाते हैं,
मसलन अगर एक दुखी सीन चल रहा है तो उसके साथ जो गाना होगा या सॉन्ग जो होगा वो इस तरह का होगा कि मसलन वो दुखी गाना होगा और आपको वो दुखी कर देगा, सैड कर देगा। तो वो गाना भी बड़ा अहम है कि अगर एक सीन चल रहा है, सैड सीन चल रहा है और ट्रेजेडी हो रही है और साथ आप सॉन्ग ऐसा लगा देते हैं जो मसलन कि बहुत ज़्यादा धूम धमक्के वाला, माज़रत के साथ, तो वो फिर उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है, उसका असर ख़त्म हो जाता है, मज़ाक लगती है चीज़। तो इसलिए उसके साथ जो सॉन्ग है वो सॉन्ग भी उसके साथ रिलेट करना चाहिए कि अगर सैड सॉन्ग और सैड सीन चल रहा है तो सॉन्ग भी ऐसा होना चाहिए, सॉन्ग के अंदर जो मसलन उसकी चीज़ है वो सैड होना चाहिए। स्पेक्टेकल होता है जो स्टेज की डेकोरेशन होती है, जो पीछे सीन चल रहा हो उस तरह का पीछे सीनरी जो लगाई जाती है वो सीनरी भी उसके साथ मैच करनी चाहिए, क्योंकि सीनरी जो है ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है ये एक अहम चीज़ होती है कि सीन जब आपका पीछे स्पेक्टेकल वो आपका इस तरह होना चाहिए कि वो भी अगर ट्रेजेडी है तो वो भी आपको इस तरह थ्रेड कर दे सीन भी। तो इसके बाद जो है वो कहता है इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स एरिस्टोटल डेल्व्स डीपर इनटू ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स। डेल्व्स के मैंने होता है खोदना, कि आगे जो आने वाले चैप्टर हैं इसी साथ सीक्वेंस में जो आ रहे हैं उसमें जो अरिस्टोटल है वो खोदता है इन एलिमेंट को, मतलब कि उनकी गहराई तक जाता है। वो कहना ये चाहता है ही आर्गूज दैट करेक्टर इन ट्रेजेडी शुड बी नाइदर टू गुड नॉट टू बैड। वो कहता है कि यहाँ तो करेक्टर इतने ज़्यादा अच्छे होने चाहिए ना इतने बुरे होने चाहिए कि बिल्कुल ही सूट ना करें, और ना इतने अच्छे हों कि लोग यकीन ना करें कि यार इस तरह का करेक्टर तो पॉसिबल भी नहीं है। मतलब कि वो इंसान ही लगे, फरिश्ता ना लगे, जिस तरह का करेक्टर मतलब लगे कि यार इंसान जो है ना, इंसान की जो क्वालिटीज़ हैं, इंसान की जो भी है वो उसके अंदर नज़र आएँ, क्योंकि इंसान जो है ना वो उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो इसलिए वो इंसान लगे, मसलन कि थोड़े बहुत उसमें मसले मसाइल भी हों और बिल्कुल अच्छा भी ना हो और बहुत बुरा भी ना हो कि लोग बिल्कुल ही उससे नफ़रत करना शुरू कर दें। बट रेदर शुड बी इंटरमीडिएट और मिक्स्ड, बल्कि दरमियाना एक हो, मुतवसत उसको कह सकते हैं, या दरमियाना हो और दरमियाने कैरेक्टर का बंदा होना चाहिए कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स हैं। ही आल्सो डिस्कसेस द रोल ऑफ थॉट इन अ ट्रेजेडी, arguing that the best tragedies are those that provoke the audience to think about important ethical and philosophical question। कि वो फिर थॉट के ऊपर बात करता है कि थॉट का बड़ा अहम रोल है ट्रेजेडी के अंदर, और इसके साथ साथ वो अहम ट्रेजेडीज गिनी जाती हैं जो कि आइडियंस के अंदर इस सोच को उभारती हैं, जो कि अखलाकी तौर पे या फिलोसफिकल तौर पे बहुत अहम होती हैं, इस तरह का वो रेज करती हैं क्वेश्चन, या उनके अंदर जो है ना फिलोसफिकल क्वेश्चन रेज करने के उभारती हैं, उनको स्टिमुलेट करती हैं कि उनके जहन में ये क्वेश्चन है कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों हुआ है। फिर उस पर वो सोचें कि यार अगर हीरो की ट्रेजेडी हो रही है, उसकी मसलन डाउनफॉल हो रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह है। तो उस जो एरर है या जो असल वजह है जो उसकी डाउनफॉल की, तो जब ऑडियंस को पता चलता है कि यार इस वजह से इसकी ट्रेजेडी हुई है और ये एक डाउनफॉल इस वजह से हुआ है और ये एरर है, ये एक फलाह है, तो वो उस फलाह को बेसिकली ऑडियंस को उस चीज़ से बचाना होता है। असल मकसद तो यही होता है ना। तो इसलिए उसको उनके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इसकी ट्रेजेडी क्यों हुई है, किस अखलाकी फलाह की वजह से हुई है, एथिकल फलाह की वजह से हुई है, किस वजह से हुई है। तो ये क्वेश्चन उनके जहन में आना ज़रूरी है, यही तो उसका एम होता है ट्रेजेडी का। इन द लेटर चैप्टर ऑफ द पोएटिक्स एरिस्टोटल डिस्कसेस द रोल ऑफ द पोएट, द आइडियंस एंड द स्पेक्टिकल इन ट्रेजेडी। और मज़ीद वो जो है आइडियंस का, पोएट का रोल और आइडियंस का और स्पेक्टिकल का जो पीछे सीनरी वगैरह होती है, सीनिंग इफेक्ट होता है ट्रेजेडी का, उसको डिस्कस करता है। ही आर्गूज दैट द पोएट शुड बी एबल टू क्रिएट बिलीवेबल एंड कोहेरेंट वर्ल्ड,
बड़े बहुत इम्पोर्टेंट बात इसने लिखी है कि वो वाले एक्शन परफॉर्म करने चाहिए स्टेज पे, या पोएट को वो वाले एक्शन पोर्ट्रे करने चाहिए अपने पीस ऑफ आर्ट के अंदर, या वो दुनिया दिखानी चाहिए जो कम अज़ कम इस दुनिया से मैच तो करती हो। और इसके अलावा यकीन भी लोग करें कि ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहिए कि लोग कहें यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या दिखा दिया, इस तरह तो नहीं होता। तो मतलब उनके ज़हन में हो कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। और दूसरा ये है कि इस दुनिया से मिलती-जुलती चीज़ हो कि यार इस दुनिया में ये पॉसिबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी वाली जो बात है वो इधर ये कहना चाहता है कि ये चीज़ मसलन नज़र आए कि वाक़ई ये पॉसिबल है, दुनिया में इस तरह हो सकता है। अब अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदा जो है या हाथी जो है उड़ रहा है, तो कौन यकीन करेगा? कोई भी यकीन नहीं करेगा, हाथी भी उड़ता है यार। तो इसलिए ये बात जो है ना वो कोहेरेंट ऑफ वर्ल्ड हो, और इसके अलावा बिलीवेबल भी होने चाहिए उसके एक्शन, उसके जितने भी कैरेक्टर के जो हैं, और इसके अलावा एंड दैट द ऑडियंस शुड बी इमोशनली एंगेज्ड विद द कैरेक्टर एंड प्लॉट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑडियंस बिल्कुल जब एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हो स्टेज के ऊपर, तो ऑडियंस उनके अंदर खो जाएं, बल्कि ये समझे ऑडियंस कि वाकई उनके सामने ओरिजिनल एक इवेंट हो रहा है। ये नहीं कि उनको पता, मसलन वो तो इमोशनली अटैच हों उनके साथ। अगर ट्रेजेडी होती है हीरो की, तो उनको वो इस बात पे यकीन करें कि वाकई ट्रेजेडी हो, यार वाकई हो गया है, वाकई सामने हो गया है। उनके अंदर जो एक वो उनके अंदर पिटी एंड फेयर की जो कैफियत है वो पैदा होनी चाहिए। He also discusses the importance of spectacle or the visual and auditory element of the performance। और उसके बाद फर्दर वो इस चीज़ को डिस्कस करता है कि जो स्पेक्टल्स हैं, जो विजुअल ऑडिटरी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी स्टेज में या किसी भी ट्रेजेडी में, उनकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है कि अगर वो मैच नहीं करते, मैं पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर वो मैच नहीं करते तो ट्रेजेडी के इम्पैक्ट को वो कम कर देते हैं। देखें, अगर गाना साथ एक अच्छा लगा हो और तरह का खुशी वाला लगा हो, और सीन सैड हो, तो फिर वो उसके इम्पैक्ट को ख़त्म कर देते हैं, बल्कि उसके जो असल उसका है फंक्शन ट्रेजेडी का, वो फोत हो जाता है। थ्रू आउट पोएटिक्स एरिस्टोटल emphasizes the importance of emotional impact of the tragedy। और पूरी पोएटिक के अंदर इमोशनल इम्पैक्ट पे अरिस्टोटल बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है कि इसका फंक्शन ही यही होता है ना कि आइडियंस के अंदर उनके इमोशंस को, उनका कैथारसिस करना, उसकी परगेशन करना, उसकी प्योरिफिकेशन करना, उनकी फीलिंग्स की, उनके इमोशंस की। तो जब इमोशनल इम्पैक्ट नहीं होगा ट्रेजेडी का, तो ट्रेजेडी का फंक्शन सॉरी ट्रेजेडी का जो फंक्शन है वो तो फिर इनकम्प्लीट है ना, वो तो अपना काम नहीं दिखा रही। ही आर्गूज दैट द पर्पस ऑफ ट्रेजेडी इज टू प्रोड्यूस कैथारसिस और इमोशनल रिलीज इन द ऑडियंस। अब फिर मजीद वो कैथारसिस की बात कर रहा है कि ट्रेजेडी का फंक्शन ही यही है कि कैथारसिस प्रोड्यूस करना, प्योरिफिकेशन करना उनके इमोशन की, उनके अंदर की जो है ना सफाई करना। कहते हैं ना, उनके अंदर की उनको जो है ना प्योरीफाई करना होता है, उनके इमोशन को रिलीज़ करना है, और उनकी परगेशन करना। दिस catharsis is achieved through the pity and fear that the audience feel for the character in the tragedy। वो कहता है कि जब ट्रेजेडी या कोई भी किसी ट्रेजेडी हो रही होती है स्टेज पे, तो ऑडियंस पिटी और फेयर फील करते हैं कैरेक्टर के साथ जो कुछ हो रहा होता है, तो उससे उनकी क्या होती है, इमोशनल रिलीज होते हैं, साथ साथ कैथारसिस होता है उनका, और वो प्योरिफिकेशन उनकी होती है। द इन समरी द Aristotle's Poetic is a comprehensive work of literary criticism that explores the nature of poetry and drama। वो कहता है कि ये बहुत ही एक शानदार जामे किस्म का लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे अगर कोई वर्क जानदार है तो वो पोएटिक्स के बाद, पोएटिक के अलावा कोई नहीं है। ये मेन काम है, और ये बुनियादी जो है ओरिजिनेटिव वर्क है पोएट्री का, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का।
और जो जो नेचर ऑफ पोएट्री पे डिस्कस करता है और ड्रामा पे, विद अ पार्टिकुलर फोकस ऑन ट्रेजिडी, बिलखसूस ट्रेजिडी के ऊपर ये बहुत अहम वर्क है। इट एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टल इन क्रिएटिंग अ गुड ट्रेजिडी एंड argues that purpose of tragedy is to produce catharsis in the audience। वो कहता है कि प्लाट की भी बहुत इम्पोर्टेंस है, प्लाट के बगैर ट्रेजेडी इनकम्प्लीट है। कैरेक्टर भी बहुत अहम है, थॉट हो गई, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टिकल, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी अपने अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इनके बगैर ट्रेजेडी इनकम्प्लीट है। और मज़ीद वो इस बात पे डिस्कस करता है, दलाइल देता है कि ट्रेजेडी का मकसद जो है ना, टू प्रोड्यूस कैथारसिस इन द ऑडियंस। कैथारसिस असल फंक्शन जो ट्रेजेडी का है वो कैथारसिस है। Poetics has had a profound influence on Western literary theory and criticism and continues to be studied and debated by scholars today। वो कहता है पोएटिक्स का वेस्टर्न जो लिटरेरी थ्योरी है या क्रिटिसिज्म है उस पर बहुत गहरा असर है, और आज तक ये इसको स्टडी भी किया जाता है और मुख्तलिफ स्कॉलर इसको आज डिस्कस भी करते हैं। In the following lines, we are going to discuss some of the concepts and terms which are given in poetics and need deeper understanding for the students of literature। ये आगे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि पोएटिक के अंदर यूज़ हुई हैं, लेकिन उनको किसी भी लिटरेचर के स्टूडेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें हैं। अरिस्टोटल्स पोएटिक्स फोकस ऑन द रोल ऑफ द प्लॉट एंड ट्रेजेडी। सबसे पहला वो प्लॉट को डिस्कस करता है। Aristotle argues that plot of tragedy should be a whole, meaning it should have a beginning, middle and end, and that the event in the plot should be causally linked। वो कहता है कि जो प्लाट होता है ना वो एक एज अ होल होना चाहिए, एक होल हो, ये नहीं कि बेरब्त किस्म के इवेंट्स हों, बल्कि एक उसका स्टार्ट हो, उसके मिड हो, उसका एंड हो, और जो उसके इवेंट्स हैं प्लाट के अंदर वो एक दूसरे के साथ लिंक होने चाहिए। ये नहीं कि उनके आपस में कोई रब्त ही ना हो, बल्कि आपस में वो लिंक हों, एक पूरी स्टोरी नज़र आए कि उसका एक बीच में से अगर मिड निकाल दें तो वो इनकम्प्लीट हो जाए, अगर एंड निकाल दें तो भी इनकम्प्लीट हो जाए, बिगिनिंग अगर उसकी निकाल दें तो भी इनकम्प्लीट हो जाए। यानी कि तीनों की ज़रूरत महसूस हो उस पूरी स्टोरी को समझने के लिए, तो वो एक होल उसको कहते हैं, एज अ होल। एक होल के मतलब मुकम्मल है और इसके अंदर से कोई भी चीज़ आप निकालेंगे तो वो इनकम्प्लीट नज़र आएगा। He also emphasizes the importance of unity of action, meaning that there should be a single main plot that is not overly complicated or fragmented। यानी कि स्टोरी एक ही होनी चाहिए प्लाट के अंदर, ठीक है, और फ्रेगमेंटेड छोटे छोटे टुकड़ों में ना हो बात, बल्कि एक ही प्लाट हो, मेन सिंगल प्लाट हो, और उसकी प्लाट के अंदर एक ही सारा कुछ जो एक्शन एक ही होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन इसको कहते हैं। एरिस्टोटल डिवाइड द प्लॉट इनटू टू मेन कंपोनेंट। वो आगे प्लॉट को फर्दर जो है वो दो टाइप्स में, दो कंपोनेंट में उसको डिवाइड करता है, सिंपल एंड कम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट्स आर दोज इन विच द चेंज इन द मेन कैरेक्टर्स फॉर्चून इज ब्रॉट अबाउट बाय अ सिंगल एक्शन। जो सिंगल प्लॉट होता है उसके अंदर जो उसके हालात में चेंज आती है, जो मेन करेक्टर होता है उसकी जो हालात चेंज होते हैं वो एक ही एक्शन की वजह से हो। मसलन कि एडिपस रेक्स है, उसने जो एक एक्शन किया है उसकी वजह से उसकी फेट हुई है, या कोई और भी, तो ये नहीं कि उसकी जो फार्चून्स उसके चेंज होती हैं, उसके हालात जो चेंज होते हैं, उसके जो हालात वो एक एक्शन की वजह से हों। वेयर एज कम्प्लेक्स प्लाट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ एक्शन, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शन हो रहे होते हैं, एंड मोर अप्रोप्रिएट फॉर लॉन्गर वर्क, और सारे एक दूसरे से आप मुताबिकत रखते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं। अरिस्टोटल आर्गूज दैट कम्प्लेक्स प्लाट आर सुपीरियर टू सिंपल प्लाट बिकॉज दे अलाउड फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ इमोशन एंड एक्शन। अरिस्टोटल जो है वो कम्प्लेक्स प्लाट को जो है वो
अहमियत देता है। वो कहता है वो बेहतर है, सुपीरियर समझता है उसको सिंपल प्लाट पे। वो कहता है क्योंकि ये जो है कम्प्लेक्स प्लाट है, वो इमोशन और एक्शन की रेंज बढ़ा देता है। उसके अंदर एक ही एक्शन हो रहा होता है और एक ही सारा कुछ, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शन हो रहे होते हैं और इमोशन की जो रेंज है, ग्रेटर रेंज ऑफ इमोशन, उसको बढ़ा देता है। He continues the discussion of plot and focuses on the concept of reversal, peripeteia, and recognition and agnosis. Aristotle argues that the reversal is an important element of the plot because it creates a shift in the character's fortune from good to bad or from bad to good. This reversal should be caused by the character's own action rather than external circumstances. वो आगे मज़ीद डिस्कशन करते हुए दो कंसेप्ट बताता है, एक रिवर्सल ऑफ एक्शन और दूसरा है रिकग्निशन। जब कोई कैरेक्टर क्लाइमेक्स पे पहुंचता है, उसका पूरी ट्रेजेडी क्लाइमेक्स पे पहुंचती है और उसको यकदम पता चलता है कि यार एक नई चीज़ का उसको इल्म होता है और वो ऐसी चीज़ का इल्म हो जिसकी वजह से पूरा सिनेरियो ही बदल जाए, उसको कहते हैं रिकग्निशन या एनाग्नोसिस। और जो उसके पूरे हालात बदल जाते हैं उसके जानने के बाद, तो उसको कहते हैं पेरिपेटिया या रिवर्सल। मैं एग्जांपल देता हूँ एडिपस रेक्स की, वो अब इसमें आएगी भी सही, कि जब उसको पता चलता है कि यार मैंने अपनी वालदा से शादी की और मैंने अपने बाप को कत्ल किया है, तो उसके बाद उसकी ट्रेजेडी हो जाती है और उसके हालात जो है बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो उसको पता चल जाना कि मैंने माँ से शादी की और बाप को मैंने उसका मर्डर किया, ये एनाग्नोसिस है। और उसके बाद उसकी हालात बुरे हो जाना, मसलन वो अपनी आंखें फाड़ देता है और इसके अलावा उसकी जो यकदम उसकी तबाही आती है, हालात चेंज हो जाते हैं, अच्छे से बुरे हालात हो जाते हैं उसके, उसको कहते हैं रिवर्सल या पेरिपेटिया। Because it creates a shift in Aristotle argues that the reversal is an important element of the plot because it creates a shift in the character's fortune from good to bad or from bad to good. This reversal should be caused by the character's own action rather than external circumstances. ये उसके एक्शन के अंदर जो थोड़ा बहुत एरर हो जाती है, उसकी वजह से जब उसके हालात चेंज हो जाएं और उसको पहले पता ना हो, जब पता चले उसको इग्नोसिस कहते हैं, और उस पता चलने के बाद जब उसके हालात चेंज हो जाते हैं तो उसको रिवर्सल कहते हैं या पेरिपेटिया कहते हैं। Aristotle also emphasizes the importance of recognition, which he defines a change from ignorance to knowledge leading to love or hate between the person destined by the poet of good or bad fortune। वो कहता है कि अरिस्टोटल जो है वो इस बात पे भी रिकग्निशन पे बड़ी उसकी इम्पोर्टेंस देता है और कहता है चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। मतलब पहले उसको पता नहीं था, फिर उसको पता चल गया, ये एक चेंज है। ये किधर ले जाती है? या तो ये लव की तरफ ले जाएगी या हेट की तरफ ले जाएगी बिटवीन द पर्सन, वो शख्स जिसकी ऊपर ये सारा कुछ हुआ, और किसके दरमियान, पोएट फॉर गुड और बैड फॉर्चून। और उसके बाद फिर उसके क्या हो जाता है, मतलब कि उसकी अच्छे हालात हो जाते हैं या बुरे हो जाते हैं। बिटवीन द पर्सन डिस्टेंड बाय द पोएट और फॉर गुड और बैड फॉर्चून, मतलब कि जिसको पोएट, जो उस पर्सन की लव हो जाती है उसके साथ या हेट हो जाती है, जिसको पोएट मुंतखब करता है बैड या फॉर्चून उसके लिए जिम्मेदार ठहराता है उसके साथ। This recognition should be caused by the plot and should be linked to the character's reversal of fortune। ये जो recognition है, ये प्लाट की जो प्लाट का जब फर्दर वो चलता है प्लाट, तो उसकी वजह से लिंक्ड होनी चाहिए उसके साथ। ये प्लाट की जो प्लाट शुरू होता है स्टार्टिंग उसका, फिर मिड उसका एंड, तो उसके जब प्लाट के अंदर से ही उसको रिकग्निशन होती है। मतलब प्लाट की जब एक चलता है ना, उसकी सीरीज चलती है, तो उसकी प्लाट के वजह से ही उसको होना चाहिए रिकग्निशन। और जो उसकी
रिवर्सल है उसके साथ भी इसका लिंक होना चाहिए। ये नहीं कि उसको रिकग्निशन तो हो गई और किसी और वजह से उसके हालात ख़राब हो गए तो वो उसके साथ वो रिपीट नहीं होगा, रिवर्सल नहीं होगी, बल्कि इस रिकग्निशन की वजह से जब उसको उसके हालात में चेंज आती है, उसके हालात अच्छे या बुरे होते हैं तो उसको ही रिवर्सल कहेंगे। लिंक्ड होनी चाहिए आपस में इन दोनों का। अरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट रिकग्निशन एंड रिवर्सल आर क्लोजली लिंक्ड एंड दैट अ गुड ट्रेजेडी शुड हैव बोथ। वो कहता है, अरिस्टोटल कहता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं और ये एक अच्छी ट्रेजेडी के अंदर दोनों पाए जाते हैं, ना कि एक, दोनों पाए जाते हैं कि रिकग्निशन उसको होनी चाहिए और उस रिकग्निशन की वजह से उसका जो है ना रिवर्सल भी होना चाहिए। और ये अच्छी ट्रेजेडी की दोनों मेन चीज़ें हैं और ये दोनों इकट्ठी लिंक्ड हैं और इकट्ठी होती हैं। द पोएटिक हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लॉट एंड ट्रेजेडी आर्गूज दैट इट शुड बी केयरफुली स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिफाइड। पोएटिक के अंदर अरिस्टोटल जो है ना प्लॉट की अहमियत को जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और कहता है कि ये बहुत एक एहतियात के साथ स्ट्रक्चर्ड करना चाहिए और ये यूनिफाइड होना चाहिए, मतलब कि गुंधा हुआ होना चाहिए प्लॉट, नहीं कि एक इवेंट दूसरे के साथ नहीं मिल रहा, दूसरा तीसरे के साथ नहीं मिल रहा, बल्कि सारे एक तो तरतीब से हों और दूसरा ये है कि वो आपस में स्ट्रक्चर्ड हों, यूनिफाइड हों, कि अगर एक भी इवेंट को आप आगे पीछे कर दें, उनकी तरतीब ही बदल दें तो प्लॉट जो है ना वो ख़राब हो जाए, तो ये यूनिफाइड होने चाहिए। Aristotle emphasizes the importance of complex plot as well as the elements of the reversal and recognition which create a sense of surprise and emotional impact in the audience. These chapters continue to be studied and debated by the literary critics and scholars today. अरिस्टोटल जो है वो कम्प्लेक्स प्लॉट की अहमियत पे ज़ोर देता है और उसके साथ साथ जो रिकग्निशन और रिवर्सल हैं, एलिमेंट्स हैं किसी भी ट्रेजिडी के, उनकी अहमियत भी उस पर भी ज़ोर देता है, जो कि सरप्राइज़, सेंस ऑफ सरप्राइज़ क्रिएट करते हैं और इमोशनल इम्पैक्ट इन ऑडियंस। यानी कि जो रिवर्सल और रिकग्निशन है ये तो एक सरप्राइज़ और इमोशनल इम्पैक्ट करते हैं कि जो ही उसको पता चलता है हीरो को कि उसके रिकग्निशन उसको होती है कि मैंने अपनी माँ से शादी कर ली है, तो ऑडियंस ये सरप्राइज़ उनको ये अब होती है कि तजस्सुस होता है कि अब आगे क्या होगा, अब क्या करेगा वो, जब उसको पता चलेगा तो आगे क्या होगा, और वो जज्बाती एक सीन हो जाता है बिल्कुल कि अब क्या हो जाएगा, उसकी बच्चियाँ भी हैं, उसके सारा कुछ, तो उसके बाद वो जो ये असल चीज़ होती है रिकग्निशन और रिवर्सल की, कि आइडियंस के अंदर सेंस ऑफ सरप्राइज क्रिएट करना और इमोशनल इम्पैक्ट डालना उनके ऊपर, ये असल फंक्शन है। दिस चैप्टर कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड डिबेटेड बाय द लिटरेरी क्रिटिक्स एंड स्कॉलर टुडे। और यही चैप्टर आज तक इन पे बहस होती है, क्रिटिक्स की तरफ से भी और स्कॉलर भी, बड़े बड़े स्कॉलर भी इस पे बहस करते हैं। Aristotle now narrows his focus to examining tragedy exclusively. Aristotle अब इसको जो है ना अगले मज़ीद आगे लाइनों में जो ट्रेजिडी है उसको एक उसके ऊपर फोकस करता है और उसको अलहदा से डिस्कस करता है। टू डू सो, इस मकसद के लिए ही प्रोवाइड्स अ डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी दैट वी कैन ब्रेक अप इनटू 7 पार्ट्स। एरिस्टोटल जो ट्रेजिडी की डेफिनेशन देता है उसको आज हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसने खुद किया है, हम उनको वन बाय वन स्टडी करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, इट इन्वॉल्व्स मैसेज, इट इज़ सीरियस, द एक्शन इज़ कंप्लीट एंड विद मैग्नीट्यूड। एक्शन कंप्लीट होना चाहिए। और एक तो माई मैसेज जो है ना, सॉरी मेरा तलफ़्फ़ुज़ अगर गलत हो जाए तो ये माज़रत मैं चाहता हूँ, मुझे इसका नहीं आता सही तलफ़्फ़ुज़। माई मैसेज की मैंने कॉपी करना होता है किसी भी इवेंट को, किस तरीके से कॉपी करना, इस तरीके से कॉपी करना कि ऑडियंस ये समझें कि ये चीज़ उनके साथ हो रही है, जिस तरह की फीलिंग्स वो इस उस वाक़े की जो फीलिंग्स हैं वो अपने अंदर महसूस करें, ये समझे कि ये उनके साथ हो रहा है, इसको मैं मैसेज कहते हैं। और या अगर हो नहीं रहा तो वो ये समझे कि हो सकता है ऐसे,
हमारे साथ हो सकता है या किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। माइमेसिस के अंदर फ़र्क है। जस्ट इमिटेट कर देना या कॉपी कर देना एक और चीज़ होती है, लेकिन माइमेसिस कहते हैं ख़ास किस्म की कॉपी, जिसमें जो ऑडियंस है वो समझे कि हमारे साथ ये हो रहा है। आगे मैं मज़ीद थोड़ा सा इसको डिस्कस करता हूँ, ये इसकी डिटेल आ गई है। ट्रेजेडी इज़ अ फॉर्म ऑफ मिमेसिस और इमिटेशन, मीनिंग दैट इट इमिटेट्स ह्यूमन एक्शन एंड कैरेक्टर। ठीक है, इसको आगे फर्दर इसकी डिटेल है, मैं उसको आपको कोशिश करता हूँ कि उसको आपको बताऊँ। थोड़ा सा आगे है, मैं उसकी डिटेल बताना चाहता हूँ, और अगर ये आ गया तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इधर से मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बता दूँ। हाँ, ये है। कहते हैं माई मैसेज इज़ द एक्शन ऑफ क्रिएटिंग इन समवन्स माइंड थ्रू आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन एन आइडिया और आइडियाज दैट अ पर्सन विल एसोसिएट विद एक्सपीरियंसेस। कि वो आइडिया, कोई आइडिया किसी आइडियंस के माइंड में उसकी रिप्रेजेंटेशन, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन से इस तरह क्रिएट करना कि वो उसको अपने एक्सपीरियंस से एसोसिएट करे। जब वो अपने एक्सपीरियंस से एसोसिएट करेगा कि यार मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था या कुछ होगा या इस तरह, वो अपने एक्सपीरियंस से जब कॉपी करे, आपके प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो खुद ब खुद अपने ऊपर लागू कर ले उसको। In essence, my message refers to ability of art to imitate or represent reality in a way that creates a sense of familiarity or recognition in audience। कि इस तरीके से उनको कॉपी करना इवेंट्स को कि वो ये जिस तरह वो पहले आइडियंस उससे वाकिफ़ हों, उनको ऐसे लगे कि हाँ यार हम ये हमारे साथ ऐसा हुआ है। वो अपने साथ एसोसिएट करें, अपने साथ उनके साथ जो हो रहा तो उसके साथ एसोसिएशन उनकी लगे उनको। तो ये है मैसेज, और इसको हम मज़ीद जो है ना डिस्कस करेंगे मज़ीद आगे जब हम इसको वन बाय वन करेंगे ना इन एलिमेंट्स को, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या होता है मैसेज। अभी फर्दर इसको हम जस्ट अभी इनका 7 वो एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो अरिस्टोटल ने दिए हैं, और उसके बाद हम इस लेक्चर का एंड कर देंगे क्योंकि आज इतना ही काफ़ी है। और जी 7 पॉइंट्स आ गए मैसेज का हमने बता दिए। ओके, और वही सीरियस होनी चाहिए ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के एक्शन जो है वो कंप्लीट एंड विद मैग्नीट्यूड, कंप्लीट होने चाहिए, मुकम्मल होने चाहिए, अधूरे नहीं होने चाहिए कि ऑडियंस को ये ना लगे कि यार ये थोड़ा आगे क्या हो, इसका क्या होना था यार, क्या हुआ यार, क्या, इस तरह ना लगे। बल्कि वो उनके, ये कहते हैं ना राज जाना, हम अपनी ज़बान में कहते हैं, उनका जी भर जाए कि बस हाँ यार ये हो गया, बस मुकम्मल लगे, उनको कमी महसूस ना हो कि नहीं यार अभी आज और होना था यार, आगे क्या होना था, इसके साथ क्या आगे, उसके साथ क्या होना था, क्या हो सकता था यार, मतलब उसको कंप्लीट लगे। इट इज़ 4 नंबर पॉइंट है, इट इज़ मेड अप ऑफ लैंग्वेज विद प्लेजरेबल एसेसरीज ऑफ रिदम एंड हारमोनी। और इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लैंग्वेज के साथ साथ जो है प्लेजरेबल एक्सेसरीज़ भी होनी चाहिए, रिदम होनी चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए, जो कि उनके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा करे ऑडियंस के अंदर। 5 नंबर है, दीज प्लेजरेबल एक्सेसरीज आर नॉट यूज्ड इन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट बट आर इंट्रोड्यूस इन सेपरेट पार्ट ऑफ द वर्क। ये नहीं कि अगर एक हर जगह म्यूज़िक भी बजता रहे पूरी ट्रेजेडी में, नहीं, जहाँ म्यूज़िक की रिक्वायरमेंट है, जहाँ उसकी जगह बनती है उस जगह म्यूज़िक को, जहाँ किसी और चीज़ की रिदम की ज़रूरत है, रिदम हो, जहाँ हारमोनी की हो उधर हारमोनी होनी चाहिए। ये नहीं कि बेरबत जिधर हर वक्त पुट्टी सीधी हो उसके अंदर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट आर इंट्रोड्यूस्ड इन सेपरेट पार्ट ऑफ सो दैट फॉर इंस्टेंस सम बिट्स आर स्पोकन इन वर्स एंड अदर बिट्स आर सॉन्ग। कुछ जो है वो वर्स में भी जाते हैं, की जाती हैं बिट्स, और कुछ जो है ना वो गाई जाती हैं। इट इज़ परफॉर्म रेदर देन नरेटेड। तो ट्रेजेडी का मेन जो चीज़ है कि ये परफॉर्म्ड की जाती है, ना कि नरेट की जाती है। नंबर 7 पॉइंट है, इट अराउजेज द इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर एंड अकम्पलिशेज ए कैथारसिस, प्योरिफिकेशन और परगेशन ऑफ दी इमोशन। और ये इमोशन की उनके अंदर सबसे इसका फंक्शन यही है कि पिटी एंड फेयर पैदा करे, प्रोड्यूस करे उनके अंदर, और
कैथारसिस करे, प्यूरिफिकेशन या परफिकेशन करे। इन पोएटिक्स एरिस्टोटल प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी विच इज़ ब्रोकन अप इनटू 7 पार्ट। दीज पार्ट्स आर एज फॉलोज। वही 7 पार्ट को अब मज़ीद हाँ उसने जो है ना डिटेल में थोड़ा सा बताया, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं। ट्रेजेडी mimesis. Tragedy is a form of mimesis or imitation, meaning that it imitates human action and character. Human action को कॉपी करती है, imitates करती है, तो इसलिए इसको mimesis कहते हैं। आगे seriousness. Tragedy is a serious art form that deal with the important and weighty matters. It is not intended for mere entertainment. Tragedy का function जो है कि वो एक अहम किस्म के मैटर से करती है, लिंक करती है, और वो इमिटेट करती है, और इसका मकसद एंटरटेनमेंट नहीं होता। तो इसलिए जो है आज हम थोड़ा सा गड़बड़ होगी, सॉरी। तो इसलिए हाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी।